There are 12 units included in the syllabus which is a part of basic statistics. सबसे पहले हम यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स हैं आपके, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि डेटा को कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जिसको हमने पहले कभी यूज़ नहीं किया होता है, और सेकेंडरी डेटा जो डेटा हमने कलेक्ट फर्स्ट टाइम किया उसका एक बार यूज़ पहले किसी एप्लीकेशन के लिए या किसी काम के लिए यूज़ किया जा चुका है और फिर से हम उस डेटा को यूज़ करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा आता है। फिर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? कई सारे मेथड होते हैं डेटा कलेक्शन के। पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा हम किसी वेबसाइट पे कोई सर्वे करा देते हैं, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि डेटा कलेक्शन के मेथड क्या क्या हैं। टेबुलेशन ऑफ डेटा, फिर डेटा को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं डेटा को अरेंज करने में, वो टेबुलेशन ऑफ डेटा के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर कितने टाइप्स के ग्राफ और चार्ट्स होते हैं जिनका यूज़ हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राम, ठीक है, और आपका पाई डायग्राम होता है, उसके थ्रू हम अपने डेटा को या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ईजिली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि जो भी हमारा डेटा है वो वन टाइम में ही पूरी की पूरी चीज़ें एक साथ समझा सके। द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 2, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू, डेटा की कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू के थ्रू डिस्क्राइब कर दें, तो वो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। ज़्यादातर हम मीन, मीडियन, मोड का यूज़ करते हैं, और भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र होते हैं लाइक हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने देखा था, एनालिसिस की थी, तो उसमें हार्मोनिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन के कई सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे अपने जब भी हम यूनिट 2 आपको कवर अप कराएंगे। उसके बाद हम पार्टीशन वैल्यूज़ को पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो पूरे के पूरे अरेंज्ड डेटा को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो वो क्वार्टाइल्स कहलाते हैं, अगर हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो वो डिसाइल कराते हैं। इसी तरह अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो पार्टीशन वैल्यू परसेंटाइल कहलाती है। द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 3। यूनिट 3 में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि सिलेबस में यूनिट्स को उसी ऑर्डर में अरेंज करना है जिस ऑर्डर में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम यूनिट 1 पढ़ेंगे जो कि बेसिक है। यहाँ पर कोई भी स्टैटिस्टिक्स का किसी भी कोर्स में पढ़ने से पहले आप यूनिट 1 ही पढ़ेंगे, यही बेसिक नॉलेज लेते हैं। उसके बाद आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो हमने सिलेबस बनाया है इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या क्या होते हैं, जैसे रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। रेंज बहुत सबसे सिंपल मेजर ऑफ डेविएशन होता है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, अभी हमने बताया था कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, उन्हीं क्वार्टाइल्स पे बेस्ड जो होते हैं डेविएशन, उन्हें क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। जब तक आपको मीन नहीं पता होता आप मीन डेविएशन कैसे निकालते, इसलिए हमने मीन, मीडियन, मोड और जो पार्टीशन वैल्यूज़ हैं इसके फर्स्ट वाले चैप्टर में कवर कर ली। लास्ट जो हमारा बच्चा है मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन को भी हम यूनिट 3 के अंदर कवर करेंगे। नाउ यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है? मूवमेंट्स, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। अब मूवमेंट्स के अंदर हम 4 टाइप के मूवमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप का जो मूवमेंट होता है यानी μ1 वो आपका मीन को बताता है, μ2 जो होता है वो आपके वेरिएंस को बताता है, μ3 स्क्यूनेस के बारे में बताता है, और μ4 कर्टोसिस। इस तरह से हमें हर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे उनके 4 मूवमेंट्स के बारे में ही हमें बेसिकली पढ़ना होगा, और उसी के बिहाफ पे हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर देते हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में आके हम 4 टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे। एक रॉ मूवमेंट होता है, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट में कवर करेंगे। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, और डिफरेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पढ़ेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया, उसके बाद डिस्पर्जन पढ़ लिया, उसके बाद हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फ्लैटनेस, उसके पीक के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। नाउ यूनिट 5। अब हमने जब ये सारी चीज़ें कवर कर ली तो अब हम देखेंगे कि कोई 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं तो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक, कोरिलेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन पढ़ेंगे। कोरिलेशन का मतलब होता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। वेरिएबल क्या हो सकते हैं, वेरिएबल किसी का वेट वेरिएबल हो सकता है, किसी का हाइट वेरिएबल हो सकता है। तो अगर हमें कोरिलेशन फाइंड करना है वेट और हाइट के बीच में, तो वो कोरिलेशन के अंदर हम जितनी भी टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज होंगी उसके थ्रू हम पढ़ेंगे। रिग्रेशन पढ़ेंगे, स्कैटर डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइंस पढ़ेंगे। सिंपल रिग्रेशन लाइन जो होती हैं आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, y = ax + b, तो ये सिंपल रिग्रेशन लाइन में आ जाती है। उसके बाद हम स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स, इनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, आपका ड्रिंकिंग हैबिट हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है। फिर मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ेंगे, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन पढ़ेंगे और 3 वेरिएबल्स ओनली। मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन अप टू n वैल्यूज़ तक होते हैं, लेकिन हम उनका शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ेंगे, 3 वेरिएबल्स तक ही पढ़ेंगे। नाउ यूनिट 6। यूनिट 6 क्या है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हमने क्लास 6, 7th, 8th में भी पढ़ा होगा। जो काफ़ी अगर थोड़े से ओल्ड एज के बच्चे हैं तो उन्होंने 9th और 10th में प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी होगी। मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सभी को पता है आप लोगों को। मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के होने, किसी भी घटना के घटने की जो संभावना होती है वही आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक, तो ये मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने यहीं पे डिस्क्राइब कर दिया। डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की कई सारी डेफिनेशंस डिफाइन की गई है, जैसे एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है कि एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है या ये है, ये है, इस टाइप से। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट कौन कौन से होते हैं, क्या कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की, और बेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बेसिक पार्ट ही है। आपके सिलेबस में जो भी सिलेबस इनपुट किया गया है तो वो बहुत ही बेसिक है, जिसको कि एक 12th क्लास का बच्चा या ग्रेजुएशन का सिंपल एक लेमैन की भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, और आप एक लेमैन की भाषा में इस चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत ही टफ नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है, और फोकस होने के बाद आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। यूनिट 7। यूनिट 7 में हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स आपको पता है, हमने बताया हाइट हो गया, वेट हो गया, वो वेरिएबल्स हो जाते हैं। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जब हम उन वेरिएबल्स के साथ में उन वेरिएबल्स से एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हैं तो वो रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। फिर रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हम कोई रैंडम वेरिएबल x पढ़ते हैं और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो उनसे रिलेटेड हम उसका PDF या PMF फाइंड करेंगे। फिर रैंडम वेरिएबल्स में ही हमारे ये जो उसके सब टॉपिक्स हैं, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट मीन, और वेरिएंस μ2 जो हमने पढ़ा था, वेरिएंस उसे ही कहते हैं। फिर हायर मोमेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, हमने पढ़ा था कि आगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है या रैंडम वेरिएबल है तो उसके हम 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, μ1, μ2, μ3 और μ4। अब रैंडम वेरिएबल में हम कौन कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। बाइनोमियल,
पॉइसन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और 5 हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिनको हम अपने अपकमिंग यूनिट्स में पढ़ेंगे। और फिर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, सिर्फ डिस्क्रीट का केस पढ़ेंगे। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जब हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो हम सिर्फ डिस्क्रीट के केस में ही पढ़ेंगे। नाउ यूनिट 8 जो है वो जेएसओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग सीरियसली जेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसी सैम्पलिंग थ्योरी का यूज़ आपको अपने वर्किंग फील्ड में भी करना है। बहुत सारे जब हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो सैम्पलिंग थ्योरी को ही यूज़ करके इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, वो आपके आगे आने वाले लाइफ में जो भी आपका वर्किंग एरिया है वहाँ पे यूज़ होने वाली यूनिट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन सैम्पल क्या होता है, और पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, टेक्निक्स कौन कौन सी हम सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉलो करेंगे, एसआरएस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ेंगे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पढ़ेंगे, मल्टी फेज सैम्पलिंग पढ़ेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। ये सारी हम सैम्पलिंग थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अब इनमें से ज़्यादातर हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं जब जेएसओ या एसएसओ बन करके फील्ड पर काम करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ भी होता है स्ट्रेटा बनाने में। मल्टी फेज सैम्पलिंग का यूज़ जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स होती है वहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है। पॉपुलेशन और सैम्पल क्या होते हैं, पॉपुलेशन आपका जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको स्टडी करनी है, सपोज़ आपको स्टडी करनी है प्राइस कलेक्शन की, तो आपका ऑल ओवर इंडिया हर एक मार्केट आपकी पॉपुलेशन हो गई। अब हम सारी की सारी मार्केट को एक साथ तो सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम कुछ सिलेक्टेड मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे और उनके बिहाफ पे ऑल ओवर इंडिया का जो इंडेक्स है वो जारी कर देते हैं। ठीक, तो आपको आई होप कि पॉपुलेशन और सैम्पल का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया। सैम्पल जो होता है वो पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम पूरी पॉपुलेशन की इंक्वायरी ना करके उस सैम्पल की इंक्वायरी कर लेते हैं और साइंटिफिक मैनर पे उस सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया, विथ साइंटिफिक मैनर वी सेलेक्ट अ सैम्पल एंड डिस्क्राइब all those thing about the population on the basis of sample। सैम्पल के बेसिस पे ही हम पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा यूनिट 8 में रह गया है कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन और उनसे एसोसिएटेड स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे। सैम्पल साइज, जब हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कितना हमें सैम्पल का साइज रखना है जिससे कि हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो जाए। नाउ यूनिट 9, अब जब हमने सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ ली तो अब हमें जो भी हमने सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ करके जो स्टैटिस्टिक्स निकाली हैं उनका क्रॉस चेक करना है। जब उनका क्रॉस चेक करना है तो हमें स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में हम सबसे पहले एस्टिमेशन थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्योरी पढ़ेंगे। एस्टिमेशन थ्योरी में 2 टाइप के एस्टिमेशन होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हम एक सिंगल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू से एस्टिमेट करते हैं, और इंटरवल एस्टिमेशन में इंटरवल आपको पता है कि जब हमारा वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन करें। अगर हमें कोई सिंगल पॉइंट नहीं मिल पा रहा है तो हम एक इंटरवल डिफाइन कर देते हैं कि इस रेंज में हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो लाई कर रही है, तो वहाँ पे इंटरवल एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर। एस्टिमेशन हमने कर लिया, एस्टिमेशन करके हमने एस्टिमेटर फाइंड आउट कर लिया। अब जब एस्टिमेटर हमने फाइंड आउट कर लिया तो क्या करेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। क्यों डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी एस्टिमेटर को उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ डिफाइन करके ये प्रूव नहीं करते कि ये हमारी पॉपुलेशन के लिए बेस्ट है, तब तक उस एस्टिमेटर का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर में
4-5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिसमें से 4 मेन होती हैं। पहली होती है अनबायस्डनेस, दूसरी होती है आपकी मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, कोई भी एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए, सफिशिएंसी हम पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं। ठीक, ये चारों प्रॉपर्टीज़ हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर में पढ़ेंगे। फिर मेथड ऑफ एस्टिमेशन पढ़ेंगे। किसी भी एस्टिमेटर को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से मेन जो मेथड है एमएलई मीन्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, एलएसएम लीस्ट स्क्वायर मेथड, मोमेंट्स मेथड, ये सारे मेथड भी हम यूनिट 9 में पढ़ेंगे। फिर जो भी हमने एस्टिमेट फाइंड आउट किया है वो हमारी पॉपुलेशन का गुड रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, या जो हमें वैल्यू पॉपुलेशन की दी हुई है उस पर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग क्या क्या होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल और लार्ज सैम्पल टेस्ट, अभी जब हम आपको सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने ये डिस्क्राइब किया था कि हमें सैंपल कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो वहाँ पर भी 2 टाइप के हम सैंपल फाइंड आउट करते हैं, एक स्मॉल सैंपल और दूसरा लार्ज सैंपल। तो बेसिकली जो जेएसओ के फील्ड में हम काम करते हैं वहाँ पे हम लार्ज सैंपल को ही फाइंड आउट करके काम करते हैं, और उन्हीं स्मॉल और लार्ज सैंपल पे जो टेस्ट लगते हैं वो स्मॉल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट कहलाते हैं। फिर टेस्ट बेस्ड ऑन जेड, टी, काई स्क्वायर, एफ स्टैटिस्टिक्स, हम इन सारी स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड टेस्ट को भी पढ़ेंगे, और इन सारी स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालना है वो भी देखेंगे। नाउ यूनिट 10 में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, एनालिसिस ऑफ 1 वे क्लासिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ 2 वे क्लासिफिकेशन। यूनिट 11 टाइम सीरीज एनालिसिस है। टाइम सीरीज एनालिसिस का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि जो भी हम प्राइस इंडेक्स कलेक्ट करते हैं, जैसे CPIU हो गया, ठीक है, CPIU आपका टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर स्टडी करेंगे। क्यों CPIU? आप सभी को पता है कि महंगाई, देश में महंगाई पता करने के लिए हम CPIU कैलकुलेट करते हैं। तो जो CPIU कलेक्ट करने का काम है, इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने का जो काम है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में होता है, इसीलिए ये टाइम सीरीज़ के अंदर पढ़ा जाता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड क्या है, फिर CPIU जैसे हमने पढ़ा, इस मंथ इसका कैसा पैटर्न है, सेकेंड मंथ इसका कैसा पैटर्न है, वो हो जाएगा ट्रेंड का। डिफरेंट ट्रेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट बाय डिफरेंट मेथड। फिर मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय डिफरेंट मेथड। नाउ लास्ट यूनिट 12, इंडेक्स नंबर, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल दे दिया, जैसे CPIU हो गया, इसी तरह से बहुत सारे इंडेक्स नंबर होते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, CPIR कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल एरिया, IIP, ठीक, ये सारे इंडेक्स नंबर हम पढ़ते हैं, और इन सभी इंडेक्स नंबर का यूज़ भी होता है। प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इन इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई महामारी आ गई, या जैसे अभी प्रेजेंट में COVID-19 आ गया, अम्फान तूफान आ गया, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में डेटा कलेक्शन का काम नहीं हो पाता है। जब एग्जैक्ट डेटा कलेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर आप उस इंडेक्स नंबर को कैसे तैयार करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, कौन कौन से इंडेक्स नंबर के टाइप्स हैं, 2-3 तो मैंने अभी आपको बता दिया, एक CPIU होता है, WPI होता है, CPIR है, IIP है, ठीक। डिफरेंट फॉर्मूले और उन इंडेक्स नंबर से रिलेटेड डिफरेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं। बेस शिफ्टिंग, जैसे अभी जो हम CPIU कलेक्ट कर रहे हैं उसका बेस ईयर है 2013-15, तो इसी तरह से टाइम टू टाइम बेस में शिफ्टिंग होती रहती है। पहले हमारा 2005 से 2006 था, फिर हमारा 2013 से 2014 होगा, अब 2021 की सेंसस के बाद मे बी इसकी बेस शिफ्टिंग हो जाए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है,
और उनसे जुड़े हुए नंबर्स क्या हैं, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का यूजेस कहाँ होता है। मैंने आपको बताया जैसे CPIU का यूज़ होता है देश की महंगाई को पता करने के लिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाती है जिससे कि महंगाई को कम किया जा सके और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। तो इसी तरह से जितने भी हमने इंडेक्स नंबर तैयार किए, पढ़े, उन सब का यूज़ कहीं ना कहीं होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल यूनिट्स ऑफ द syllabus for the post of JSO. Thank you guys for watching my video.